आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको प्रोस्पेक्टिव करंट मार्केट सिनेरियो जो रियल एस्टेट का चल रहा है उसका देने वाला हूं। और अगर आप बायर हैं, एंड यूजर हैं और इन्वेस्टर हैं या फिर आप रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं या रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं तो ये तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये समझना आपको करंट मार्केट सिनेरियो को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ही आपको एक्ट करना पड़ता है। बायर, इन्वेस्टर या फिर बायर मेरे कहने का मतलब एंड यूजर से है, एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो या रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हो, इन तीनों के लिए मार्केट का प्रोस्पेक्टिव समझकर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आज मैं इस पे आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक दिन में 1000 प्लस अपार्टमेंट बिक जाते हैं और 5 टाइम्स 6 टाइम्स एप्लीकेशंस आ जाती हैं और डेवलपर पिक एंड चूज करके कस्टमर्स को देता है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिनका रियल एस्टेट को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको इसमें डिटेल में सारे इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एप्लीकेशंस आज के करंट मार्केट सिनेरियो में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 5x, 6x, 7x एप्लीकेशंस आ रही है। जी हाँ, ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये लग्जरी प्रोजेक्ट हैं जिनमें इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो क्या मार्केट वाकई में इतनी तेज है? पहले तो समझना पड़ेगा आखिर इतनी एप्लीकेशंस आ क्यों रही है। आज के करंट सिनेरियो की बात करें तो इस टाइम मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इकोनॉमी भी अच्छा साउंड कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा इंडिया के अंदर परफॉर्म किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट में पड़ता है। तो रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे अलग अलग लोग इनकैश कर रहे हैं वो आपके लिए समझने की बात है। सबसे पहले रियल एस्टेट डेवलपर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट आने से पहले मार्केट में प्री इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और प्री इंफॉर्मेशन के ऊपर एजेंट्स वर्क करते हैं और अपने मिलने जुलने वाले सर्कल में या अपने लेवल पे वो कहीं कहीं एडवर्टीजमेंट करके भी आपसे कांटेक्ट करते हैं। जब आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट में जो आने वाला है उसकी जो प्रिलिमिनरी डिटेल्स है वो शेयर करके आपको उस प्रोजेक्ट में कई बार एज आ एंड यूज़र बाय करने के लिए सजेस्ट करते हैं और कई बार एज आ इन्वेस्टमेंट भी आपको सजेशन दिया जाता है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट की तरह आपको बताया जाता है तो आपके समझने की बात यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए, 3 से 5 साल का समय रखना चाहिए मिनिमम, तब आपको रियल एस्टेट में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। और सही मायने में अगर आप 10 साल रखते हैं तो वो अप एंड डाउन वाला स्टेज क्रॉस हो जाता है और प्रॉपर्टी में आपको 100% श्योर शॉट रिटर्न मिलता है। तो सही टाइम इसका 10 साल का होता है, लेकिन आपको अक्सर इस टाइप का प्रलोभन मिलता होगा अलग अलग जगह से कि आप अभी लगाइए 70 लाख रुपीस लगाइए आपको 30 लाख रुपीस एडिशनल मिल जाएगा, या 80 लगाइए आपको 50 लाख मिल जाएगा। ऐसे प्रलोभन में आप अक्सर फंस जाते हैं। तो इस प्रलोभन में जब आप फंस के प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके पास पूरी कीमत नहीं होती, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदने चल पड़ते हैं। मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे आता है तो ऐसे केस में आप फंस जाते हैं और उस प्रॉपर्टी की पेमेंट नहीं कर पाते और रेरा गाइडलाइंस के हिसाब से डेवलपर आपका 10% अमाउंट फोरफिट कर सकता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपने जो पेमेंट की है कई बार आपको उससे हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ सिनेरियो कि मार्केट में किस तरह से लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो जब अप्रोच किया, आपने एप्लीकेशंस दी और आपने अपना कंसर्न दिखाया कि हम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेवलपर को कई बार स्कैन कॉपी चेक कर देते हैं और वो सब आप एडवर्टीजमेंट या कहीं ना कहीं कनेक्शन से इंटरैक्ट होकर उससे कन्विंस होकर आप इस काम को करते हैं। आप उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जब दिखाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और चेक की स्कैन कॉपी भी आप देते हैं। तो ये तो आप अक्सर देते हैं, ये सब आप जानते हैं, ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। लेकिन नया ट्रेंड क्या है मार्केट में वो समझने की जरूरत है। डेवलपर अब प्रोफाइल मांगने लग गए हैं। जी हाँ, प्रोफाइल आपका क्या है, बायर का प्रोफाइल क्या है, ये एक इंटरव्यू की तरह होना शुरू हो गया है। अब आपको इंटरव्यू देना पड़ता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अक्सर आपने ये सब सुना होगा, बेंगलोर में अगर आपको रेंटेड एकोमोडेशन लेना है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता था, लेकिन अब आप अगर एनसीआर में है तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम भी इंटरव्यू देना ज़रूरी है। आपका प्रोफाइल चेक होगा,
प्रोफाइल को स्कैन किया जाएगा। अगर डेवलपर को लगेगा कि इस प्रोफाइल के आदमी को मुझे अपने यहाँ घर देना चाहिए, तब वो आपको घर देगा। तो प्रोफाइल चेक अब कई प्रोजेक्ट्स में मैंडेटरी हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट कह रही है और अक्सर आप लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया होगा। तो क्या आपने प्रोफाइल चेक जैसी नई चीज़ इस टाइम मार्केट में देखी है? अगर देखी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए PC लिखकर। अगर PC लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप प्रोफाइल चेक जैसे सिनेरियो से आप भी फेस कर रहे हैं, मतलब आप मार्केट में एक सजग इन्वेस्टर हैं, आप उन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। तो ये तो चीज़ हुई, डेवलपर ने स्कैन कॉपी चेक कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भराई, आपका प्रोफाइल चेक किया, यहाँ तक कि आपका विजिटिंग कार्ड भी डेवलपर कई बार मंगा लेता है। अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग है तो आपसे जो ज्वाइनिंग लेटर है उसकी भी कॉपी साथ में अटैच करने को कहा जाता है। इसके साथ में डेवलपर आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो इससे रिलेटेड मतलब KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करने के लिए कहा जाता है। एक तो आपने बुकिंग की, उसकी एप्लीकेशन दी, अब वहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दिया। अक्सर लोग गलती करते हैं कि किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वो मेंशन नहीं करते। तो जब आपने एप्लीकेशन दी और आपकी अलॉटमेंट निकली या नहीं निकली, उस केस में जब उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो क्या उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है? जैसा आप सब जानते हैं, टेलीकॉम केसेस में पहले भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। आपके आईडी को यूज़ करते हुए कई ऐसे फ्रॉड कनेक्शंस, फ्रॉड नंबर्स लिए जाते थे जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता था। तो क्या आपकी जो KYC है उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है या प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, तो क्या उसे प्रॉपर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? ये आम आदमी नहीं समझता है इसको, अक्सर ये गलती करते हैं। तो इसके लिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ऐसा काम करते हुए किस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं ये उसके अंदर ज़रूर आप मेंशन कर दें, तब आप अपना KYC डेवलपर को बुकिंग करते टाइम दें। अब बुकिंग करते टाइम मेरा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी तरफ से उसे बुकिंग किया है, लेकिन डेवलपर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये आपके प्रोफाइल या फिर आपके इंटरव्यू पर भी डिपेंड करे। तो अब समझते हैं आखिर एजेंट को क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यहाँ एजेंट अपनी पूरी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, एडवर्टीजमेंट पे भी अच्छा खासा रकम उसे खर्च करना पड़ता है, तब वो एक कस्टमर प्रोक्योर करता है। एजेंट प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन जैसी तमाम चीज़ें आपको बताता है, आपको कन्विंस करता है प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो सकती है उसके लिए आपको कन्विंस करता है। तब वो प्रॉपर्टी एक ट्रांजैक्शन करता है, तब आप उसे एक बुकिंग का कंफर्मेशन देते हैं। तब वो आपका चेक स्कैन करके डेवलपर को सेंड करता है या कई बार अपने पास रख लेता है। जैसा डेवलपर द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस हिसाब से एजेंट भी वर्क करता है। उसको प्रोक्योर करने के लिए एजेंट को हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जो आप और हम अक्सर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो एजेंट के एफर्ट्स उसमें होते हैं, एजेंट की कॉस्ट उसमें होती है, यहाँ तक कि जो सैलरीज वो अपने स्टाफ को देता है, क्योंकि अगर हो सकता है एजेंट के पास 10 स्टाफ हो या 20 स्टाफ हो, उनकी अच्छी खासी सैलरी भी उसको देनी पड़ती है, जो सब उसके कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि वो रेगुलर साइट विजिट कर रहा है, उस पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसके फॉलोअप पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इन सब की कॉस्ट एजेंट के ऊपर होती है, जो वो बुकिंग को प्रोक्योर करने के लिए रेगुलर करता है। अब समझते हैं कि आखिर बायर के साथ क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया एजेंट का। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तीनों पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अब समझिए कि आखिर बायर कैसे प्रॉपर्टी बाय करता है। बायर किसी भी प्रॉपर्टी को जब देखता है उसके सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, उसे लगता है कि लोकेशन मेरे को सूट करेगी या नहीं करेगी, ये मेरे को लेआउट सूट करेगा नहीं करेगा, इन सभी चीजों को स्टडी करता है। क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि एक दिन में सोल्ड हो जाती है, लग्जरी का मतलब ही एक तरह से एक्सक्लूसिविटी होती है। जब तक उसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है, जब तक रूम साइजेस अच्छे नहीं है, एमिनिटीज अच्छी नहीं है, और जो बायर को चाहिए, क्योंकि बायर एंड यूजर है, एंड यूजर को हो सकता है ऐसा अपार्टमेंट भी चाहिए हो कि जहाँ सन आती हो, किसी को चाहिए हो जहाँ सन ना आती हो। वास्तु को चेक करते हैं, एमिनिटीज जैसे मैंने बताया वो उनकी प्रेफरेंस होती है, एमिनिटीज से दूर कितना है। मान लीजिए किसी बायर को क्लब फेसिंग अपार्टमेंट चाहिए और क्लब फेसिंग की उसकी पसंद है, वो उसने एप्लीकेशन के अंदर क्लब फेसिंग अपार्टमेंट भी मेंशन किया। मिलेगा नहीं मिलेगा ये डेवलपर के हाथ में है, आपके हाथ में अब नहीं है। जैसे मैंने बताया प्रोफाइल चेकअप होने लगे हैं, तो ये सारे इश्यूज अक्सर अब देखने को मिल रहे हैं। तो बायर
कि एज ए एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं, जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे पार्किंग है या और तमाम चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये अक्सर बायर देखते हैं और तभी प्रॉपर्टी को लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंग, एक एंड यूज़र का प्रॉपर्टी खरीदना अपने आप में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है और फिर एक लेआउट को देखने के बाद विजुलाइज करते हैं कि शायद जब पोजीशन मिलेगा तो हम इस तरह रहेंगे, यहाँ ये सामान रखेंगे, यहाँ अपनी ज़रूरत का ये सामान रखेंगे, बच्चों के लिए ऐसा कमरा होगा। उस साइज को भी विजुलाइज करता है, फील करता है एंड यूज़र। तो ये तो हुआ एंड यूज़र। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो अक्सर उसके पास एक दो प्रॉपर्टी होती है, तो उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बेटर रिटर्न होता है। उसे लगता है कि जितना प्रॉपर्टी की डिमांड होगी उतना मेरे को प्रॉपर्टी पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न की चाहत में एज अ इन्वेस्टर भी प्रॉपर्टी लोग बाय करते हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बाय करते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है अभी तक। तो लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करके उनको प्रॉपर्टी एक सेफ मार्केट लगती है, इसीलिए वो रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट एक अच्छी मार्केट है और अच्छा रिटर्न भी दे रही है, तो रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आप समझिए, जब आप एक एज ए इन्वेस्टर जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी वही सूट करती है जो कल को रेट बढ़ने के बाद या प्रोडक्ट रेडी टू मूव स्टेज में आने के बाद कोई एंड यूज़र भी उस प्रॉपर्टी को ले पाए। मतलब वो एमिनिटीज़ वो सारी ऐसी हो जो कि एंड यूज़र को भी अट्रैक्ट करे। वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, बिल्डर का नाम ऐसा हो, लोकेशन ऐसी हो जो कि एंड यूज़र को भी सूट करे, तब वो प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। तो ये तो तीनों के प्रोस्पेक्टिव है जो देखते हुए लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं। एजेंट, बायर और इन्वेस्टर, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। बायर से मेरे कहने का मतलब एंड यूज़र से है। अब आप समझिए इसमें ऐसे सिनेरियो में होता क्या है। एक एजेंट जिसने दिन रात मेहनत करी और उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, जो कि इंफॉर्मेशन प्री थी डेवलपर से मिली हुई, लेकिन एजेंट ने शिद्दत से पूरी मेहनत करी और उसको बुकिंग्स लाके डेवलपर को दी। अब डेवलपर की जब बुकिंग ओपन होती है रेरा आने के बाद, जब डेवलपर की अप्रूवल सारी आ जाती हैं, तब डेवलपर द्वारा कहा जाता है कि इस टाइम पे ये विंडो खुलेगी और इस विंडो खुलने के बाद आपको सारी डिटेल्स बायर की अपलोड करनी है। तो उस पर भी एजेंट की प्रॉपर वर्किंग होती है, वो सारी डिटेल्स अपलोड करता है या अपने बायर को कोऑर्डिनेट करके वो सारी चीज़ें, जानकारी जो कम होती है उनको भी हेल्प करके वो सारी चीज़ें अपलोड करता है। बायर, इन्वेस्टर कोई भी हो, उसको एजेंट वहाँ पर भी वर्क करके उनको हेल्प करता है कि किस तरह से चीज़ें अपलोड हो। अब आपने एज अ बायर या एज अ इन्वेस्टर सारी चीज़ें अपलोड कर दी। जैसे मैंने बताया कि KYC क्या यूज़ हो रहा है ये आपको नहीं पता। अक्सर लोग KYC पे मेंशन नहीं करते हैं कि किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ एजेंट वहाँ पर भी वर्क कर रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशंस पहुँच जाती हैं तो आप डॉक्यूमेंटेड हो गए कि इतनी सारी एप्लीकेशंस डेवलपर के पास पहुँच गई। डेवलपर के पास कितने x, मतलब 5x है, 6x है या 7x एप्लीकेशंस पहुँची हैं, ये डेवलपर ने डॉक्यूमेंटेड कर लिया। उसका फ़ायदा क्या होता है ये सब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जब बहुत सारी आती है, मैंने पहले भी कई बार अपने जो कॉलम्स लिखे हैं उनमें ये मेंशन किया है कि वन डे सेल के पीछे आखिर होता क्या है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मैंने कई कॉलम्स लिखे हैं और मैंने वीडियो भी स्पेशल बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। डेवलपर को क्या फ़ायदा होता है, कई बार स्टॉक मार्केट के प्राइस ऊपर बढ़ते हैं, लोगों को क्रेडिबिलिटी दिखती है कि डेवलपर पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रोजेक्ट खुलता है और बिक जाता है। ऐसे सब माइंड में सिनेरियोज या एक तरह से लोगों के मन में भावना ये बैठ जाती है कि ये डेवलपर की प्रॉपर्टी अच्छी है, इसीलिए लोग n नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर वो लकी जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हीं को प्रॉपर्टी मिल पाती है। लेकिन असली कहानी ये है कि आपके प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है कि अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है तभी आपको प्रॉपर्टी दी जाए, तभी आप उस प्रॉपर्टी की पेमेंट कर पाएंगे। ये मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट में ऐसा सिनेरियो बहुत सही नहीं है। अगर आप बायर हैं, आपके पास पैसा है और आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन मुझे पर्सनली लगता है कि गलत है। आपको क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये तो बात मैंने बताई एजेंट की, जिसने अपना टाइम लगाया,
और यंग जनरेशन जो उस पर काम कर रही है उसने भी अपना समय दिया और ह्यूज एक्सपेंसेस के बाद लीड्स को प्रोक्योर करके या उन डील्स को एग्जीक्यूट किया जो कि अलॉटमेंट ना होने के केस में वो बेकार हो जाती है, क्योंकि एजेंट को किसी भी टाइप का उसके अगेंस्ट में रेन्यूमरेशन नहीं मिलता है। तो ये तो हुई एजेंट की बात। अब बात करते हैं एंड यूजर की। आपने वो सोच के लिया, विजुलाइज किया और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से प्रॉपर्टी अगर ली तो वो आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आपको अक्सर ऐसे केस में, मान लीजिए जैसे 13 फ्लोर है, 13 फ्लोर कई बार देखा जाता है लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आपको ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आपको 13 फ्लोर उन्होंने अलॉट कर दिया, तो आप ना चाहते हुए भी अपने आप को, चूंकि आपको लगेगा डिमांड बहुत है इस प्रॉपर्टी की, आप ना चाहते हुए भी उस फ्लोर को लेंगे। या फॉर एग्जांपल उसमें धूप नहीं आती है या वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपके पास वो चॉइस खत्म हो जाती है कि मनपसंद आप प्रॉपर्टी ले पाए। आपको ऐसा भी देखने को आया है कि कई बार डेवलपर द्वारा कहा जाता है कि आपके पास 3 मिनट है डिसाइड करने के लिए, या मेरे पास अलॉटमेंट के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट के लिए 3 मिनट है, आपको लेना है या नहीं लेना, आपने इतनी देर में डिसाइड करना है। तो उस टाइम अक्सर लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं और जो उनकी चॉइस होती है, जो 3 से 4 करोड़ रुपए पे करने के बावजूद भी उनको उनके मन के हिसाब से प्रॉपर्टी अलॉट नहीं होती है। तो ये एंड यूजर की बात बताई मैंने। अब समझिए इन्वेस्टर के ऊपर क्या होता है। इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे लगता है मैं प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे कल या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब इन्वेस्टर ने वहां पैसा स्पेयर करके रखा कि मुझे ड्रॉ अगर होता है, मेरे नाम अलॉटमेंट होती है, तो मुझे इसके लिए एक X% अमाउंट रिजर्व रखना है। तो आपने पैसा रिजर्व रखा, लेकिन आपको 3 महीने के बाद पता लगा कि आपका नाम सक्सेसफुल अलॉटी में नहीं है, तो आपने अपना पैसा जो रिजर्व रखा उस पैसे पे किसी भी टाइप का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिला। वो एज इट इज पैसा रह गया। डेवलपर द्वारा कहा जाएगा हमने तो आपका पैसा इन कैश किया ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में आपका पैसा लग गया, आपने रिजर्व रखा, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी में नहीं लगा तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डेवलपर द्वारा नहीं कुछ कंसीडर किया जाता है कि आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, आपने उसके लिए पैसा रिजर्व रखा, लेकिन डेवलपर के नज़रिए से आप देखते हैं या रियल एस्टेट मार्केट करंट सिनेरियो की तरफ से आप देखते हैं तो डेवलपर का मानना ये भी होता है कि मैंने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपसे पेमेंट नहीं ली है, आपका पैसा आपके पास है, तो मैं आपको किस टाइप का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं, एंड यूजर के लिए भी होती है, क्योंकि उस टाइम पे मान लीजिए किसी टाइम पर प्रॉपर्टी मार्केट में एक 3 BHK का अपार्टमेंट 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है और आप अप्लाई करके वेट करते हैं कि यहाँ मुझे अलॉटमेंट हो जाएगी। 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद आपको पता लगा कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुई, और उस टाइम पे मार्केट में प्रिवेलिंग रेट अगर 12,000 रुपए का है तो आपके लिए एक तरह से 2,000 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो आपको एडिशनल पे करनी पड़ेगी दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। तो इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एंड यूजर या एक इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है। मतलब पैसा आपने रिजर्व भी रखा और पैसे पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिली, या आप एंड यूजर हैं तो आपको दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ह्यूज अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। उसका कौन जिम्मेदार है? कौन इसके पीछे एक्चुअल कल्प्रिट है? क्यों इस तरह की टेंडेंसी इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट में फ्लोट हो रही है? मुझे आप बताइए कि ये क्या सही है और होना क्या चाहिए? क्यों रेरा इस पे पूरी तरह से एक्टिव नहीं है? क्यों ऐसे प्रैक्टिसेस को इस टाइम पे रन किया जा रहा है? क्यों नहीं सारी अप्रूवल्स आने के बाद ही मार्केट में प्रोडक्ट फ्लोट हो रहा है? क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मार्केट में होगी तब तक कोई भी बायर, चाहे वो इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो या इवन एजेंट ही, उसमें कैसे वर्क कर पाएगा? लेकिन यहाँ मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है और ये सारी वर्किंग हो रही है जिसमें लॉस बहुत लोगों का हो रहा है, लेकिन एज अ डेवलपर यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ये दिखाने का भी मौका मिल रहा है कि मेरे पास 5x, 6x, 7x एप्लीकेशंस आ रही हैं। मतलब मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ, इसीलिए मेरे पास लोग इतना ह्यूज क्वांटिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और मैं सबको अलॉटमेंट इसीलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ फ्लैट्स तो लिमिटेड ही हैं। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी आएगी, मैं उसमें आपको ज़रूर अलॉट करूंगा। मतलब आप फिर अप्लाई कीजिएगा, फिर मैं आपका प्रोफाइल चेक करूंगा और अपने मन के हिसाब से आपको अलॉटमेंट दूंगा। क्या ये सब चीज़ें आप फेस नहीं कर रहे हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं?
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत सारी वो बातें कर रहा हूं जो मैं अंदर से दिल से सोचता हूं। मैं यहाँ इमोशनल होकर भी आज आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में सही नहीं है, ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मार्केट ट्रेंड है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई में ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होनी चाहिए, या अथॉरिटीज़ को, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, रेरा को किस टाइप के स्टेप्स उठाने चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का वीडियो मेरा ओपन एंडेड वीडियो है, क्योंकि ये मेरी सोच है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इंटरैक्टिव वीडियो ये बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर मेरे कमेंट सेक्शन को भी पढ़ते हैं। तो कमेंट सेक्शन को आज हमें इतना एक्टिवेट कर देना है कि आपके और मेरे दोनों के व्यूज मिलके एक जो व्यूअर है हमारा, जो पढ़ रहा है कमेंट्स को भी, उसको एग्जैक्ट समझ में आए कि आखिर बाजार में क्या हो रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट फर्टिनिटी के लोग भी देखते हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आए और वो भी शेयर करें कि आखिर 40 और 50 एप्लीकेशन अप्लाई करने के बावजूद भी आपको कितनी अलॉटमेंट्स के लिए डेवलपर द्वारा ऑफर हो रहा है। तो आज मैं यहीं समराइज़ करता हूं और कमेंट्स का आपका वेट कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर कुछ अलग से और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा जो कहीं हद तक आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको सहयोग करेगी, आपको मार्केट को समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए अब मैं यहीं विराम लेता हूं। नमस्कार एंड जय हिंद।